नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है दोस्तों, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 148 से लेकर 171 के अंडर इसके लिए प्रोविजन मेंशन की गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है क्या। तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 148 में। तो इसके एसेंशियल यानी कि इसके जो इंग्रेडिएंट कह लीजिए आप, वो क्या बताए गए हैं, वो दो इंग्रेडिएंट बताए गए हैं। फर्स्ट जो है दोस्तों वो है डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम पर्पस। सेकंड है दोस्तों रिटर्न ऑफ द गुड्स व्हेन पर्पस इज सोल्ड, या फिर गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देना उसके मालिक जिसने कि वो दी है उसके बिहाफ पर या उसके कहने पर, जैसे वो चाहता है कि भाई इसको आप जैसे डील करो, ऐसे डील करो, कुछ भी करो इसके साथ। ये दो जो है इसेंशियल इसके होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टेलर के पास जाते हैं, आप उसको एक कपड़ा देते हैं कि इसका भाई सूट बनाइए, ठीक है जी। अब वो हो गया बेलमेंट, आपने गुड्स जो कपड़ा है वो दे दिया उसको, एक तो बेलमेंट ये हो गया। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो कपड़ा सूट में तब्दील हो जाएगा, टेलर सूट बना देगा, वो उसको वापस कर देगा आपको। अब एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट था इसका कि भाई कपड़ा दिया आपने, सूट बन गया उसका, उसके बाद आपने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसको यार बेच दो या किसी और को दे दो। तो वो हो गया कि गुड्स का डिस्पोज ऑफ करना आपके इंस्ट्रक्शन पर, जो कि आप मालिक हैं उस कपड़े के। तो आपने कहा कि भाई ठीक है इसको जैसे बेच दो, किसी को, किसी और को दे दो, या कुछ इसका मैनेज कर लो। तो वो है आपके इंस्ट्रक्शन पर उसको डिस्पोज ऑफ करना। तो गुड्स को देना, या तो वो उसको वापस ले सकते हो आप जब गुड्स कंप्लीट हो जाए या पर्पस अचीव हो जाए, या फिर उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो आप, जैसा चाहे उसको डील कर सकते हो। इस बात को भी याद रखिएगा, दो पार्टीज हैं इसमें, एक बेलर है एक बेली। मैंने कपड़ा दिया, मैं बेलर हो गया, दर्जी को मैंने कपड़ा दिया, वो बेली हो। तो चलिए दोस्तों इसके अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट था डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम पर्पस, यानी कि जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी की। कपड़ा दिया मैंने टेलर को, किस लिए कि वो सूट बनाए। और इसमें दोस्तों ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन भी होता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कपड़ा जो कि पहले उसका पोजेशन मेरे पास था, फिर मैंने उसको दे दिया टेलर को। ये जो ट्रांसफर है दोस्तों, ये एक्चुअल भी हो सकता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है जी। एक्चुअल यानी कि जैसे मैंने कपड़ा लिया और उसको दे दिया। कंस्ट्रक्टिव हो सकता है कि जो कपड़ा है वो ऑलरेडी दर्जी के पास था पहले, और मैंने कहा कि भाई आप उसको लेकर उसको बना देना। तो मेरी तरफ से उसको एक साइन था, ठीक है ना, कि आपके पास कपड़ा है, आप उसको बना देना और सूट मुझे दे देना। तो इस तरह से ये हो सकता है, जो कि एक्चुअल हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, पोजेशन की ट्रांसफर। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बेलमेंट जो है वो फॉर्मेलिटी के बिना भी हो सकती है, यानी कि कपड़ा देना या कपड़ा लेना या इस तरह की जो फॉर्मेलिटी है उसके बिना भी बेलमेंट हो सकती है। उसके लिए एक केस लॉ है, अल्टसन वर्सेस निकोल्स 1894। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक प्लेंटिव जो होता है वो रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर क्या करता है कि वो अपना कोट जो है उतार के साइड में रख देता है, जिसको कि वेटर जो होता है उस रेस्टोरेंट का, वो उठा के कहीं और दूसरी जगह पे टांग देता है। अब यहाँ पर जो प्लेंटिव है, जब वो अपना खाना वगैरह खा लेता है, जब वो जाता है कोट लेने के लिए, तो उसे कोट अपना नहीं मिलता है वहाँ पर। तो इस पे जो कोर्ट में जब मैटर गया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो बेलमेंट था, चाहे ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में, ना तो कस्टमर ने उसको कहा ना तो उस वेटर ने कहा कुछ, पर इस तरह का बेलमेंट वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि अगर जो ऑनर है, जो मालिक है, वो जो गुड्स हैं उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल रखता है, तो फिर वो बेलमेंट नहीं मानी जाती है। इसके लिए जो हमारे पास केस लॉ है वो है कालियापुरुमल पिल्लई वर्सेस विसलक्ष्मी 1938। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक लेडीज़ जो है वो एक बॉक्स होता है ज्वेल्स यानी कि गहनों का, वो सुनार के पास रख जाती है। वो बॉक्स उसका होता है, उसकी एक चाबी होती है, ताला होता है उसको, और वो उस सुनार को उस बॉक्स में से गहना निकाल के दे देती है, और सुनार उस पर कोई काम करता है अपना जो करना होता है। उसके बाद वो उसको लेकर बाद में उस बॉक्स में रख देती है और ताला लगा देती है। इस पर क्या होता है कि उसकी सुनार की दुकान पे चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है, मैटर कोर्ट में जाता है। बुढ़िया कहती है कि भाई ये जो है वो मेरा जो बॉक्स है वो चोरी हो गया है, तो इसके लिए इसकी लायबिलिटी है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई पोजेशन तो आपके पास था, बेशक आपने बॉक्स वहाँ रखा था, बॉक्स आपका था, आपके पास चाबी थी, उसका ताला था, सुनार जो है उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल तो नहीं था, ठीक है जी। उसमें क्या है क्या नहीं है सुनार को वो भी पता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो बेलमेंट है यहाँ पर नहीं है, चाहे वो उसकी दुकान में था, पर कंट्रोल उस पर आपका था, इसलिए आपको किसी भी तरह की रेमेडी नहीं मिलेगी। ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये बैंक केस में भी होती है, जहाँ पर कि जो कस्टमर होते हैं उनके पास लॉकर वगैरह की फैसिलिटी होती है, तो वहाँ भी बेलमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पोजेशन है, लॉकर का जो पोजेशन है वो कस्टमर के पास रहता है। नो कैन देयर बी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, क्या बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी बेलमेंट हो सकती है। इसमें हमारे पास केस है दोस्तों राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 1950, जिसमें कि ये कहा गया कि जो ऑब्लिगेशन है बेलमेंट की वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज हो सकती है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है बेलमेंट की।
पर ऐसा मानना जो ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स होता है वो भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आपका सामान किसी दूसरे आदमी को मिल जाता है, जिस आदमी को मिल जाता है वो एज अ बेली हो जाता है कि भाई आपका सामान उसको मिला है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट होता है, चाहे वहाँ पर एक्सप्रेस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें जो केस लॉ है दोस्तों वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद 1967 का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे चांसेस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर बेलमेंट हो सकता है। नाउ चलते हैं दोस्तों सेकंड मेन पॉइंट जो एसेंशियल का था, कि गुड्स रिटर्न कर दी जाती हैं जैसे कि पर्पस अचीव हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों आपको कि गुड्स का बड़ी ऑब्वियस बात है, आपने दी है किसी को तो कोई पर्पस होगा। अगर आपने फ्रिज बनाने को दिया है, सूट सिलने को दिया है, तो जैसे ही वो बन जाता है तो उसको वापस मिलेगा, बड़ी ऑब्वियस बात। या फिर उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है, यानी कि भाई आप इसको निपटा दो, मैंने सामान दिया आपको, आपने ठीक कर दिया, आप इसको बेच दो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बेलमेंट में सेम थिंग जो है, जो आपने दी है उसको या तो वैसे ही रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर अल्टर्ड फॉर्म, यानी कि उसका बदला हुआ है कोई रूप। ठीक है जी, ये भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कार जो है अपनी वो किराए पर दी है तो आपको वो वैसे ही मिलनी चाहिए, बड़ी ऑब्वियस बात है। दूसरी तरफ अगर आपने अपना फ्रिज दिया है जो कि ख़राब था, उसके बाद वो आपको ठीक होकर मिलना चाहिए, यानी कि दूसरी फॉर्म में मिलना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए जो कि आप चाहते थे। और जब गुड्स को इस इंटेंशन से दिया जाता है कि भाई मैं दे रहा हूँ, मैं वापस नहीं लूँगा, तो वो फिर बेलमेंट नहीं होता है, वो हो जाती है सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके अंडर कवर कर जाता है कि भाई आपने गुड्स को सेल कर दिया, आपने लिया, आपके पास थी, आपने किसी दूसरे आदमी को दे दिया, आपकी इंटेंशन ये है कि आप उसको वापस नहीं लेना चाहते हो, तो ठीक है, तो वो सेल हो जाती है। जब आप वापस लेने की इच्छा रखते हो तो फिर वो हो जाता है बेलमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों इसका, हायरिंग ऑफ द लॉकर्स इज़ नॉट बेलमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप लॉकर जो है लेते हैं बैंक में, किसी फैसिलिटी आपको मिलती है, तो वो जो बेलमेंट नहीं माना जाता है। लॉकर के अंदर जो भी सामान होगा उसके लिए कोई बेलमेंट आपने नहीं की है। ये हेल्ड किया गया था दोस्तों अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2003। इसमें कहा था कि भाई यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है लॉकर के अंदर, वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, वो तो जो आदमी जिसके लॉकर होता है उसी के पास रहती है। वो बैंक में वो जरूर है, पर बैंक का उस पर कोई कंट्रोल तो नहीं है, बैंक उसको निकाल तो नहीं सकता ना, किसी को दे नहीं सकता, कोई उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई किसी तरह का कुछ नहीं कर सकता उससे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो बेलमेंट होती है उसमें तो एक्सक्लूसिव जो पोजेशन है वो तो ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो आपके पास ही रहा है। तो ये थे दोस्तों दो इसेंशियल इंग्रेडिएंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेलर्स ड्यूटीज़ व्हेन द गुड्स विच आर बेल्ड आर डिफेक्टिव। जैसे मान लीजिए मैं किसी को गुड्स देना चाहता हूँ और उनमें कोई डिफेक्ट है, तो व्हाट इज़ माय ड्यूटी, मेरी क्या ड्यूटी है उन डिफेक्टिव गुड्स को लेकर। इसमें दोस्तों जो सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहा गया है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज, यानी जो बेलर्स है उसकी फर्स्ट ड्यूटी ये है कि वो डिस्क्लोज करे कि उसके गुड्स जो हैं उनमें फलां डिफेक्ट है। इसमें दोस्तों जो सेक्शन 150 सब सेक्शन 1 है उसमें जो है वो ग्रेट्यूटस जो बेलमेंट है उसकी प्रोविज़न है। वो क्या है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट जो है उसको ध्यान में रखिए। इसमें कहा गया है कि जो बेलर्स है यानी जो गुड्स दे रहा है, अगर उसको पता है कि उसकी गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है और वो डिफेक्टिव गुड किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकती है बेली को, तो वो जो फॉल्ट है वो बेली को बताएगा। और अगर बेलर ये फेल हो जाता है करने में, वो नहीं बताता है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी अगर बेली को उन गुड्स की वजह से कोई नुकसान होता है, कोई डैमेजेस होते हैं, उसका कंपनसेशन पे करने की। इसे दोस्तों कहा जाता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 150 सब सेक्शन 2। ये जो है नॉन ग्रेट्यूटस है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गुड्स हैं वो फॉर रिवार्ड होती हैं, यानी कि अगर मैं किसी को गुड्स दे रहा हूँ तो बदले में कुछ ले भी रहा हूँ उससे। अब इस सिचुएशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास गुड्स हैं और मुझे पता ही नहीं है कोई गुड्स डिफेक्टिव है, पर मैंने वो दे दी किसी को और उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, तब भी मेरी लाइबिलिटी वहाँ पर जनरेट होगी। जबकि जो पहले था ग्रेट्यूटस बेलमेंट थी, उसमें क्या था, उसमें जो लाइबिलिटी तभी जनरेट होगी अगर मुझे पता है। अगर मुझे पता नहीं है और मैंने गुड्स दे दी हैं और वो जो ग्रेट्यूटस है, ठीक है ना, बिना किसी रिवार्ड के, मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलना है वहाँ से, तो क्या होगा, अगर उससे बेली का नुकसान होता है तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा अगर मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता है फिर मैं करता हूँ तब तो मेरी लाइबिलिटी है, पर यहाँ पर आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता है उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ड्यूटीज़ ऑफ द बेली, यानी कि जिसको गुड्स दी गई हैं उसकी क्या ड्यूटी है। फर्स्ट, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अपनी गुड्स किसी को दी हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई मशीन थी, मैंने किसी रिपेयर को दी है वो ठीक करने के लिए, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस मशीन की टेक केयर करे, उसे मिस हैंडल ना करे। ये मेंशन की गई है सेक्शन 151 और सेक्शन 152 के अंदर। अब सवाल ये है कि किस तरह की केयर करें,
तो केयर एक रीजनेबल पर्सन की, जैसे कोई आदमी अपनी चीज़ की केयर करता है उसी तरह से एक्सपेक्टेशन होती है कि बेली उन गुड्स की जो उसको दी गई है उसकी केयर करे। तो इसमें बड़ी obvious सी बात है, जो बेली है वो लाइबल भी हो सकता है डैमेजेस या कंपनसेशन के लिए अगर वो किसी तरह की मिसहैंडलिंग करता है। पर इसमें एक प्रोविजन ये भी है दोस्तों कि बेली जो है वो अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड भी कर सकता है, पर इसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो भी होगा उसमें मेंशन करने पड़ेगा कि भाई हाँ मेरी लाइबिलिटी इस पर कोई नहीं होगी। तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ऐसे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बीच में इस तरह की प्रोविजन रखी जाती है, तभी वो अपनी जो लाइबिलिटी है उसको 151 के अंडर जो बनती है उसको एक्सक्लूड कर सकता है। और ये हेल्ड किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ग्रेन्स गनी एजेंसी AIR 1989। नो दोस्तों, सेक्शन 152 बेली नॉट लाइबल व्हेन ही टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स, यानी कि बेली जो है जिसको गुड्स दी गई हैं वो तब लाइबल नहीं होगा जब वो अपनी तरफ से जितनी केयर करनी चाहिए थी गुड्स की उतनी करता है। और अमाउंट ऑफ केयर यानी कि किस तरह की केयर करनी चाहिए, कितनी संभाल करनी चाहिए, वो सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करती है। इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, गोपाल सिंह हिरा सिंह वर्सेस PNB 1976। इसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर्टी देते हैं PNB बैंक को, ये आज़ादी से पहले 1947 से पहले की बात है। तो वो जो PNB की ब्रांच होती है वो आज़ादी मिल जाती है तो वो पाकिस्तान में छूट जाती है। उसकी जो प्रॉपर्टी थी कुछ वो PNB में होती है। जब वो इंडिया आ जाता है तो वो केस कर देता है PNB के खिलाफ कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी जो है 2 लाख रुपया जो है वो मुझे वापस दे दीजिए। तो इस पे जो PNB है जो ब्रांच है वो कहता है कि भाई वो प्रॉपर्टी तो जब आज़ादी में दंगे फसाद हो रहे थे तो वो लूट सूट ली गई प्रॉपर्टी, तो वो तो हमारे पास है नहीं। तो कोर्ट इस पे कहता है कि भाई बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो PNB की ब्रांच थी पाकिस्तान में उसने अपनी ड्यू केयर की। ऐसा नहीं था कि उसकी गलती की वजह से आपका पैसा डूबा है। सर्कमस्टांसेस अबनॉर्मल थे, लूट थी, दंगे फसाद हो रहे थे, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लूटी गई है वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जो बेली है या जो बैंक है उसकी जो केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो दौर ही ऐसा था कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में हमला कर देते थे बैंकों पर या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर प्रॉपर्टी होती थी उसको लूट खसूट के ले जाते थे। तो इसलिए जो है वो लाइबिलिटी यहाँ पर बेली की नहीं बनती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि कहीं कोई फूड ग्रेन्स को स्टोर किया गया है, यानी कि जो राशन है उसको स्टोर किया गया है और वहाँ पर कोई फ्लड आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लड आ जाता है जिसमें वो सारा बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ भी बेली की लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो बेली की गलती से तो नहीं हुआ, बेली जो कर सकता था वो किया, फ्लड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से तबाही हुई, उसकी ही तबाही नहीं हुई, बाकियों की भी बहुत नुकसान हुआ, तो वो फिर वहाँ पर लाइबिलिटी उसकी नहीं जनरेट। नो, सेकंड ड्यूटी है दोस्तों कि बेली जो है गुड्स का अनऑथोराइज्ड यूज़ ना करे। ये कंटेन किया गया है सेक्शन 153 और 154 के। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात कही गई है कि जो बेली है जिस पर्पज़ के लिए उसको गुड्स दी गई हैं वो उसी पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करे। और अनऑथोराइज यानी कि अगर बेलर ने उसको कोई ऐसा ऑथराइज नहीं किया है तो उसका यूज़ ना करे। और अगर वो उसका अनऑथराइज यूज़ करता है तो बेलर के पास 2 रेमेडीज। फर्स्ट 153 के अंडर बेलर जो है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। दूसरी सेक्शन 154 के अंडर कि वो रिकवरी ऑफ द लॉस यानी कि कंपनसेशन क्लेम करे उस अनऑथराइज्ड यूज़ का जो कि बेली ने किया है। नो, ड्यूटी नंबर 3, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स ऑफ बेलर विद द बेलीज, यानी कि जो बेलर ने गुड्स दी हैं उनको अपनी गुड्स के साथ मिक्स ना करें, जो कि मेंशन की गई है 155 से लेके 157 सेक्शन के अंडर। अब इसमें भी दोस्तों 2 सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन ये है कि बेलर्स की कंसेंट से गुड्स को मिक्स किया जाता है। एक सिचुएशन ऐसी है कि जब बेलर अपनी कंसेंट नहीं देता है तब भी बेली गुड्स को मिक्स कर देता है। अगर तो जो बेली है बेलर की कंसेंट से गुड्स को मिक्स कर देता है तब तो जो उनके इंटरेस्ट हैं वो इक्वल टू प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर बेलर के पास 10 चीज़ें थी और बेली के पास 5 थी, उनको मिक्स करके 15 हो गए तो 10 उसकी होंगी 15 होगी, यानी प्रोपोर्शन जितना भी होगा। अगर वो बेलर्स की कंसेंट के बिना मिक्स की गई हैं फिर उसके पास आगे 2 प्रोविजन है। फर्स्ट सिचुएशन दोस्तों जहाँ पर बेलर्स और बेली की जो गुड्स है उनको सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड सिचुएशन जहाँ पर उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड, सेक्शन 156, अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो उसको सेपरेट करने का जो भी खर्चा आएगा वो बेली बेयर करेगा क्योंकि उसने बिना बेलर्स की परमिशन कैसा किया। दूसरी सिचुएशन सेक्शन 157, व्हेन गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, जब गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसको कंसीडर किया जाएगा गुड्स का लॉस और इस लॉस की भरपाई जो है बेली जो है वो करनी पड़ेगी उसको बेलर को। नाउ दोस्तों ड्यूटी नंबर 4, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर द पर्पस अचीव। इसमें हमारे पास सेक्शन 160, 161, 165, 166 और 167।
सेक्शन 160 के अंडर कहा गया है जो गुड्स हैं उनको जो भी टाइम स्पेसिफिक किया गया है उसके अंडर रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर जो पर्पस है जैसे ही अचीव हो जाएगा तब भी इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और बेली अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पर अगर बेली से जो गुड्स हैं वो लीगल प्रोसेस के द्वारा ली जाती हैं या फिर उसको डिटेरियोरेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर उसमें बेली की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसमें जो हमारे पास केस लॉ है वो है जेके ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्लेंटिफ होता है वो एक कंसाइनमेंट भेजता है रेलवे के थ्रू, और वो कंसाइनमेंट जो है वो फूड इंस्पेक्टर पकड़ लेता है क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये अडल्ट्रेटेड है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट की गई है। अब वो कंसाइनमेंट जो है जब पकड़ा जाता है तो वो रेलवे के पास होता है, तो रेलवे से वो उसको रिकवरी कर लेते हैं, और जब वो देखते हैं तो बाकी वो उसमें मिलावट होती है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसमें जो था प्लेंटिफ जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहता है कि भाई इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं थी, रेलवे बेली जरूर था, गुड्स उसके पास थी, पर क्योंकि वो लीगल अथॉरिटी के द्वारा वो अडल्ट्रेटेड थी उनको ख़त्म कर दिया गया, इसमें कोई रेलवे की लायबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों सेक्शन 159 जिसमें कहा गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स लेंट ग्रेटिटसली, यानी कि मान लीजिए जैसे मैं अपनी किसी को कार देता हूँ और कार मैं उसको 5 दिन के लिए देता हूँ और मैं उससे कुछ भी एवज में ले नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में उसकी क्या लायबिलिटी बनती है। तो इसमें कहा गया है कि मैं जो अपनी गुड्स है उसको कभी भी वापस ले सकता हूँ, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेरे ऐसा करने से बेली को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है तो फिर उसका जो भरपाई है वो मुझे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 165 रिटर्न ऑफ द गुड्स व्हेन बेलमेंट इज बाय सेवरल जॉइंट ओनर, यानी कि जहाँ पर जो बेलर हैं वो एक से ज़्यादा है और आप जो गुड्स हैं किसी एक बेलर के डायरेक्शन पे उन्हें वापस कर सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए भी अगेन कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में इसके खिलाफ कोई कुछ क्लोज ना हो जिसमें कि मना किया गया हो ऐसा करने से। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन नंबर 166 रिटर्न ऑफ द गुड्स टू द बेलर व्हेन ही हैज़ नो टाइटल, यानी कि सिंपल बात कही जाए कि अगर मैं बेलर हूँ और आपको मैं कोई गुड्स दे रहा हूँ जिसका कि टाइटल मेरे पास नहीं है, तो उस सिचुएशन में बेली की लायबिलिटी बनती है रिटर्न करने की। क्या आपकी लायबिलिटी बनेगी उस गुड्स को रिटर्न करने की? तो उसमें कहा गया है कि यस आपकी लायबिलिटी बनती है मुझे वो रिटर्न करने की, चाहे मेरे पास उसका टाइटल नहीं है। आपको ऐसा करने से एक थर्ड पार्टी जिसके पास उसका टाइटल है, जो उसका ओनर है, वो रोक सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ, लीगली वो आपको रोक सकता है, और कोई तरीका आपको रोकने का नहीं है उसको हैंड ओवर करने से मुझे। और अगर ऐसा करने से आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, यानी बेलर जो है बेली की भरपाई करेगा, ठीक है जी। अगर थर्ड पार्टी आपसे वो क्लेम कर लेती है तो उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। गुड्स पर अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट बनता है तो वो भी वो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो बेलर को वापस करे। जैसे मान लीजिए बेलर जो है वो आपको कोई गाय देता है और 2 महीने के लिए गाय आपके पास रहती है, इस दौरान वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा जो है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा बेलर को, ठीक है जी। गाय उसने दी थी, बच्चा हुआ उस गाय को, तो वो दोनों आपको वापस करने पड़ेंगे, जैसे कि वो एक तरह से उसका जो उसने दिया था आपको गाय उसका इंक्रीमेंट है। बट अगेन कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट है उनके बीच में वहाँ पर इसके कॉन्ट्रेरी यानी कि इसके उलट कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ये गाय बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जो है बेली रखेगा, तो फिर उस सिचुएशन में फिर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राइट्स ऑफ बेली। इसमें है दोस्तों सेक्शन 158 जिसमें कि कहा गया है कि अगर बेली जो है यानी कि जिसको गुड्स दी गई हैं, अगर वो किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर खर्चा करता है उन पर, तो वो रिकवर कर सकता है बेलर से। जैसे मान लीजिए मैं अपना हॉर्स घोड़ा आपको देता हूँ 1 हफ्ते के लिए, आप उस घोड़े को चारा पानी खिलाते हो, उस पर खर्चा करते हो, तो वो जितना भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो आप मुझसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 164 राइट टू रिकवर कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन भी बेली जो है वो रिकवर कर सकता है। थर्ड है दोस्तों राइट टू लीन, सेक्शन 170 और 171। अब राइट टू लीन क्या होता है कि गुड्स को रिटेन कर लेना, गुड्स को अपने पास रख लेना, कि भाई जब तक आप मेरा जो भी बनता है खर्चा किया है जब कुछ भी है वो मुझे नहीं देते हो, मैं आपकी गुड्स को अपने पास रख लूँगा, उनको आपको नहीं दूंगा। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये बेली के पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। जैसे कि फिर एग्जांपल देता हूँ, आप रिपेयर के पास गए अपनी मशीन लेके, उसने मशीन रिपेयर कर दी आपकी, मशीन रिपेयर करने के बाद उसने पैसे मांगे, आपने नहीं दिए, उसने आपकी मशीन वहाँ रख ली, उसने कहा जब तक कि आप मुझे पैसे नहीं वापस दोगे मैं आपकी मशीन आपको नहीं दूंगा। नो दोस्तों, जो लीन है या राइट ऑफ लीन जो है वो 2 तरह का होता है। एक पर्टिकुलर लीन होता है 170 के अंडर सेक्शन, और एक जनरल लीन होता है 171 के अंडर। सेक्शन 170 के अंडर दोस्तों जो पर्टिकुलर लीन है वो उस पर्टिकुलर गुड्स पर ही एप्लीकेबल होगा जिसको कि बेलमेंट की गई है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई मशीन आपको दे रहा हूँ और अगर आप उसको लीन में रख रहे हो तो आप उसी मशीन को रख सकते हो, जबकि जनरल लीन जो कि 171 के अंडर कवर है
उसमें क्या होगा, उस मशीन को तो आप रख ही सकते हो, उसके अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी मेरी आपके पास है जो कि बेलमेंट से कंसर्न नहीं है, उसको भी आप रख सकते हो। जनरल मतलब हर एक चीज़ जो कि आपके पास हो सकती है। जहाँ तक बात दोस्तों जनरल लीन की है अंडर सेक्शन 171, तो वो कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया है। इसमें बैंकर्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, वारफिंजर आते हैं, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट आते हैं और पॉलिसी ब्रोकर आते हैं। इसके अलावा किसी को भी जो जनरल लीन जो है नहीं दिया जाता है अनलेस अदरवाइज कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया हो कि भाई हम जनरल लीन आपको देते हैं, चाहे आप इन 5 कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हो तो भी। इसमें जो जनरल लीन जो बैंकर को है दोस्तों, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स जो हैं जैसे किसी को लोन देते हैं तो उनके पास भी ये हक होता है कि वो लीन रख सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट, कोई पैसा, वो उसको अपने पास रख सकते हैं अगर आप उसका लोन रीपे करने में किसी तरह की आनाकानी कर रहे हो तो। इवन दोस्तों अगर किसी कस्टमर के डिफरेंट अकाउंट हैं, जैसे मान लीजिए एक बैंक में एक आदमी के 2 अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है, और इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर लोन अकाउंट के एवज में लीन वो करना चाहे बैंक, तो वो उसका जो करंट अकाउंट है उसको कर सकता है, इसमें जो पैसा है उसको रख सकता है अपने पास। जनरल लीन्स ऑफ फैक्टर्स जो हैं दोस्तों वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर डिफाइन किए गए हैं। वो एक मर्केंटाइल एजेंट होता है जो कि गुड्स को बेचता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। वो भी दोस्तों अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो गुड्स बेचता है उन पर लीन रख सकता है अगर वो ऐसा चाहे। जनरल लीन ओवर वारफिंजर, तो वारफिंजर क्या होते हैं दोस्तों, वारफिंजर वो लोग होते हैं जिनके पास मालिकाना हक होता है, जहाँ जो मालिक होते हैं वाफ के। अब वाफ क्या होता है, वाफ होता है दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर जो कि समुद्र या नदी के किनारे होता है, जिस पर कि वेसल या फिर बोट जो है वो अनलोडिंग अपलोडिंग करती है, ठीक है। तो जो उसका मालिक होता है वो चाहे तो लीन रख सकता है उस प्रॉपर्टी को जो कि उसके वहाँ पर अनलोड की गई हो या अपलोड की गई हो। साथ में है दोस्तों जनरल लीन ऑफ अटॉर्नी। अब देखिए दोस्तों ये जो एडवोकेट हैं उनके भी जनरल लीन होते हैं, वो भी अपने क्लाइंट का लिए वो जनरल लीन कर सकते हैं अगर जो क्लाइंट है उनका वो उनको जो उनकी फीस है वो नहीं दी है। तो ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका लीन है वो होता है एक एडवोकेट का, और ये वो तब तक रख सकता है अपने पास जब तक कि उसकी जो भी प्रोफेशनली जो एक्सपेंडिचर उसने की है या जो उसकी फीस है वो उसको नहीं मिलती है तब तक। और नेक्स्ट है दोस्तों जनरल लीन ऑफ द पॉलिसी ब्रोकर। ये जो होते हैं दोस्तों वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, पर मैरीन इंश्योरेंस यानी कि जो समुद्री इंश्योरेंस किया जाता है शिप्स का या उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कार्गो वगैरह का, उससे रिलेटेड होते हैं, इनके पास भी दोस्तों जो जनरल लीन का राइट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन 180 राइट ऑफ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। इसमें दोस्तों जो बेली है जो है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है जो कि उसको बेलर ने दिया है वो उसको प्रोटेक्ट करे, और अगर कोई उसके साथ इंटरफेयर करता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। इसमें दोस्तों पोजीशन जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स की जो है वो थोड़ी डिस्कस की गई है। फाइंडर ऑफ द गुड्स यानी कि जैसे मान लीजिए आपको गुड्स कोई चीज़ मिलती है किसी दूसरे आदमी की, ठीक है ना, उसकी गुम हो गई, आपको मिल गई, आपको नहीं पता वो किसकी है, आपने लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब ये भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर ही आती है और आपको बेली कंसीडर किया जाएगा। उसका भी राइट टू लीन होगा, 168 के अंडर मेंशन किया गया है, पर उसका जो लीन का राइट होगा वो पर्टिकुलर होगा, ठीक है ना, उसी गुड्स के रिलेटेड में होगा जो कि उसको मिली। और इसमें अगर वो कोई एक्सपेंडिचर कोई एक्सपेंसेस खर्च करता है उस गुड्स को मेंटेन करने के लिए तो वो भी वो रिकवर कर सकता है उसके मालिक से जो भी होगा। पर इसके बारे में एक बात है कि वो उसको सू नहीं कर सकता, यानी कि उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई हाँ क्योंकि मुझे ये चीज़ मिली थी कहीं और मैंने इसकी देखभाल की, इसमें मैंने खर्चा किया और वो जो आदमी है वो मुझे इसका जो खर्चा मैंने किया वो नहीं दे रहा है तो मैं कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट नहीं वो जा सकता। पर इसमें दूसरी सिचुएशन दोस्तों वो भी 168 के अंडर मेंशन की गई है कि अगर वो आदमी जिसकी कोई गुड्स गुम हुई है वो अनाउंस करता है कि ठीक है भाई जो भी आदमी मेरी गुड्स को ढूंढ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा, तो फिर उस केस में उसके खिलाफ लीगली एक्शन किया जा सकता है और उससे जो रिकवरी की जा सकती है गुड्स की। और सेक्शन 169 जो है दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसमें राइट टू सेल द गुड्स फाउंड, यानी कि जो गुड्स आपको मिली है उनको बेचने का राइट जो है वो सेक्शन 169 के अंडर है। फाइंडर ऑफ द गुड्स है, आपको मिली, अब आप उनको बेच भी सकते हो, पर वो किन सिचुएशन में, उसके लिए सिचुएशन है नंबर 1 कि जिसकी गुड्स गुम हुई हैं उसको आप ढूंढ नहीं सके या वो आपको मिला नहीं, या फिर उसने रिफ्यूज़ कर दिया आपको जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए थे उनको पेमेंट देने से। नंबर 2 जो गुड्स है
वो पेरिशिंग नेचर की हैं, यानी कि ऐसी गुड्स हैं जो कि आपको लगता है कि भाई ये डैमेज हो जाएंगे विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। जैसे कोई भी फूड्स हो सकता है, फूड स्टफ हो सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने क्या लिया, आप उसको बेच सकते हो, या फिर उसकी वैल्यू जो है वो विद इन द टाइम जो है वो कम हो रही हो, या फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं उस गुड्स पर वो उसकी वैल्यू के 2/3 तक जा चुके हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए गुड्स थी 100 रुपये की और आपने 66 पॉइंट समथिंग रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए हैं उसकी मेंटेनेंस में, तब भी आपके पास ये राइट होगा कि आप उसको बेच सकते हैं। तो ये है दोस्तों ब्रीफली डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। थैंक यू वेरी मच।